घोड़े से नीचे उतारा उमरू। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। आप कौन हैं बाबा जी? मैंने आपको नहीं पहचाना। ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो, वहां जाकर मैं सब बताऊंगा तुम्हें। परेशान मत होना, मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा, बल्कि हो सकता है तुम्हें अच्छा खासा इनाम भी मिल जाए। अरे इनाम के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। चलते हैं। तो उमरू बेटा, कहानी कुछ यूं है। मेरा नाम सरदार अमीन है और मैं बादशाह का वजीर खास था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, बादशाह सलामत मुझसे नाराज हो गए और मुझे महल से निकाल दिया, हालांकि मैं बिल्कुल बेगुनाह था और अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं बहुत से नामी करामी नजूमियों के पास गया, लेकिन मुझे सबने यही बताया कि तुम्हारी मदद सिर्फ उमरू ही कर सकता है। मैं चूंकि बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के लिए लंबा सफर नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी आमद का मुंतजिर था। नजूमियों ने मुझे बताया था कि आज तुम यहाँ आ रहे हो और तुम्हारा हुलिया भी मुझे बताया था, इसलिए मैं शहर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और फिर तुम जैसे ही शहर में दाखिल हुए मैंने तुम्हें पहचान लिया। हुआ कुछ यूं, शाही महल में एक ऊंचा सा गुंबद बना हुआ है। इस गुंबद में सामने की तरफ कोई दरवाजा नहीं, इसीलिए इसे गुंबद बेदर कहते हैं। अलबत्ता इसकी मुखालिफ सिमत में पिछली जानिब महल की तरफ सीढ़ियां नीचे जाती हैं और इस तरफ एक की बजाय कई दरवाजे हैं। इस गुंबद में बादशाह की अकलौती बेटी शहजादी चमकी रहती थी। उसे ये गुंबद बेदर बेहद पसंद था और वो इसमें अपनी सहेलियों के साथ मौजूद रहती थी। एक दिन बादशाह और उसके दरबारियों ने देखा कि मैं गुंबद बेदर की सीढ़ियों से हाथ में तलवार लिए सहमा हुआ तेजी से नीचे उतरता आ रहा हूँ। उस वक्त बादशाह सलामत अपने करीबी साथियों के साथ बाग में मौजूद थे। वहाँ से उन्हें वो सीढ़ियाँ साफ नजर आ रही थी। मैं गुंबद से उतरकर अचानक गायब हो गया तो बादशाह ने अपने दरबारियों को भेजकर पता करवाया कि मैं गुंबद बेदर में क्या कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में तलवार भी थी और मैं सहमा हुआ उतर रहा था। जब दरबारी ऊपर गुंबद में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहजादी अपनी दो सहेलियों के हमरा जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसके गले पर तलवार के जख्म का निशान था और उसकी सहेलियां बेहोश पड़ी हुई थी। शहजादी की सांसें चल रही थी, इसलिए फौरन शाही तबीबों को तलब किया गया। उन्होंने इलाज शुरू किया और खुदा का शुक्र है शहजादी सेहतयाब हुई और होश में आ गई। होश में आने के बाद उसने और उसकी सहेलियों ने बताया कि मैं हाथ में तलवार लिए गुंबद बेदर में दाखिल हुआ और फिर तलवार से शहजादी पर हमला कर दिया। मुझे हमला करते देखकर सहेलियां बेहोश होकर गिर गईं और शहजादी तलवार के जख्म से बेहोश हो गई। बादशाह ने मेरी तलाश शुरू करवाई तो मैं अपने कमरे में सोया हुआ मिला। मुझे पकड़कर बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह शदीद गुस्से में था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो गुंबद बेदर में गया ही नहीं। मेरे गुलामों और कनीजों ने गवाही भी दी कि मैं तो अपने महल से निकला तक नहीं। इस पर बादशाह ने मुझे मौत की सजा तो न दी, लेकिन मुझसे मेरा महल और तमाम मालो मता छीन लिया और यूं मैं अपने आबाई मकान में आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। तो क्या आप वाकई गुंबद बेदर में नहीं गए थे? नहीं, मैं कतन वहाँ नहीं गया था और आज तक यहीं पर हूँ। तो फिर वो आदमी कौन था जिसे बादशाह और उसके दरबारियों ने भी देखा और शहजादी और उसकी सहेलियों ने भी देखा? यही तो मसला था।
بادشاہ نے نجومیوں کو دربار میں بلایا اور پوچھا تو نجومیوں نے حساب لا کر بتایا کہ شہزادی پر حملہ کرنے والا میں نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس نے یہ کام کیا، جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس کا نام ہامون جادوگر تھا۔ اسے نیلا اور سرخ جادوگر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا اور ٹھوڑی کا آدھا رنگ سرخ تھا اور باقی چہرے کا رنگ نیلا تھا۔ نجومیوں کے علم کے مطابق اس جادوگر کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے شہزادی کا خون چاہیے تھا۔ جادو کے قانون کے مطابق وہ جادوگر خود شہزادی کا خون حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جادو کے زور سے ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنایا، جس نے آ کر شہزادی کو زخمی کیا اور خون حاصل کر لیا۔ نجومیوں کے بیان کی وجہ سے میں بچ گیا اور میں نے جن نجومیوں سے پتہ کروایا انہوں نے بھی مجھے بالکل ایسے ہی بتایا۔ میرے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کی زبان سے اقرار کروا دو تاکہ میرا مرتبہ اور عزت بحال ہو جائے اور میں شاہی محل میں واپس چلا جاؤں۔ اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگا انعام دے سکتا ہوں۔ میں اس بارے میں سوچتا ہوں، چونکہ میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اس لیے مجھے آرام کرنے کے لیے الگ سے کمرہ چاہیے۔ بونا جن، اے بونا جن، فوراً زنبیل سے باہر آؤ اور مجھے آ کر بتاؤ کہ سردار امین نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ میرے آقا عمرو، نجومیوں نے جو کچھ بھی بتایا وہ غلط ہے۔ سردار امین کا پتلا گنبد بیدر میں نہیں گیا تھا بلکہ سردار امین خود گیا تھا۔ اسے نیلے سرخ جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس کے جانے سے پہلے جادوگر نے شہزادی کی گردن پر زخم لگا کر خون چوس لیا تھا اور اس طرح الزام سردار امین پر لگ گیا۔ تو آقا عمرو، اب اس کا حل یہی ہے کہ جادوئی ایکسکیلیبر کے ذریعے ماضی کا حال سب کو دکھایا جائے تاکہ سردار امین کی بے گناہی ثابت ہو سکے اور وہ عزت کے ساتھ واپس محل میں جا سکے۔ اگر سردار امین نے شہزادی کو زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی۔ وہ تو شہزادی کو دیکھ کر خود بدحواس ہو گیا اور نیچے اتر آیا اور یوں اس پر الزام لگ گیا۔ لیکن اگر جادوگر نے خود خون پینا تھا تو اس نے سردار امین پر الزام کیوں لگایا؟